अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। राजस्थान के अलवर में पेश आने वाले मशहूर रकबर खान मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने 4 मुलज़िमीन को कसूरवार करार दिया, जबकि एक दीगर मुलज़िम को बरी कर दिया। जिन लोगों को कसूरवार करार दिया उनके नाम नरेश, विजय, परमजीत और धर्मेंद्र हैं और उन्हें 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई। जबकि एक मुलज़िम नवल किशोर, जो कि मकामी VHP का लीडर है, उसे शुबे का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया गया। रकबर खान को 20 जुलाई 2018 में पीट कर कत्ल कर दिया गया था। सरकारी वकील अशोक शर्मा ने कहा कि धर्मेंद्र यादव, परमजीत, विजय कुमार और नरेश कुमार को IPC की दफ़ा 304 और 341 के तहत सज़ा सुनाई गई, जबकि नवल किशोर को सबूतों की अदम दस्तियाबी की वजह से बरी कर दिया गया। ख्याल रहे कि 31 साल रकबर खान 20 और 21 जुलाई 2018 की दरमियानी शब 32 साल असलम खान के साथ रात को गाय ले जा रहा था कि अलवर के रामगढ़ पुलिस स्टेशन के तहत लालवंडी में गांव वालों ने उन दोनों को रोक लिया। इसके बाद रकबर पर शदीद हमला किया गया और चंद घंटों बाद ही उसकी मौत हो गई, जबकि असलम फरार होने में कामयाब हो गया। वो लालवंडी से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर हरियाणा में अपने गाँव कुलगांव जा रहे थे। रकबर की मौत के बाद हंगामा हुआ, जिसके बाद उस वक्त के वजीर दाखिला गुलाबचंद कटारिया समेत राजस्थान की आला पुलिस इंतजामिया ने जाए वक़ूअ का दौरा किया और अदालती तहकीकात का हुक्म दिया। कर्नाटका में वज़ीर आला सिद्धारामैया की हुकूमत ने रियासत के स्कूल कॉलेजों में लगे हिजाब बैन को हटाने के इशारे दिए हैं। कैबिनेट में वज़ीर प्रियंक खड़गे ने कहा कि उनकी हुकूमत ऐसे हर कानून का रिव्यू करेगी जो गैर आईनी है और किसी शख्स के इख्तियारात का वायलेशन करता है। अगर ये कानून रियासत की इमेज को मुतासिर करते हैं तो उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने रुख पर बहुत वाज़े हैं। हम पिछली हुकूमत में पास हुए उन सभी क़वानीन, सर्कुलर्स को रिव्यू करेंगे जो माशी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। अगर वो गैर आईनी है तो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें खारिज कर दिया जाएगा। प्रियंका का बयान उन खबरों पर आया जिसमें यह दावा किया गया है कि स्कूल कॉलेज में लगा हिजाब बैन को हटाया जा सकता है। प्रियंक ने मैनिफेस्टो के ऐलानात के मुताबिक बजरंग दल बैन करने के सवाल पर कहा कि कोई भी तंजीम, मजहब, सियासत या समाज जो कर्नाटका में नफरत के बीज बोएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कानूनी और आईनी तौर से उनसे निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी यानी PIL दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह हिदायत देने की मांग की गई है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बजाय मुल्क के सदर के जरिए किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार सियाज जयासुकन, जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने सदर जमहूरिया को इफ्तिताई तकरीब में मदद न करके हिंदुस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी की है। ऐसा करने से आइन का एहतराम नहीं किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अपनी अर्जी में दावा किया कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से 18 मई को जारी करदा बयान और नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के सिलसिले में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जारी करदा दावतनामा एक मनमानी तरीका है जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि मामला जल्द सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए आने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि जवाबदेहिंदगान मरकजी हुकूमत और लोकसभा सेक्रेटेरिएट सभी ने इस मामले में हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ वर्जी की है और उसका एहतराम नहीं किया जा रहा है। दरख्वास्त में कहा गया कि पार्लियामेंट हिंदुस्तान का सुप्रीम कानून साज इदारा है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट सदर और 2 ऐवानों, राज्यसभा, रियासतों की कौंसिल और लोकसभा, जो कि अवाम का ऐवान है, इस पर मुश्तमिल है। सदर को यह इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी ऐवान को तलब कर सकता है और इसे मुअत्तल कर सकता है। ने सदर के पास पार्लियामेंट या लोकसभा को तहलील करने का इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार सुकन ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि सदर पार्लियामेंट का अटूट अंग है, लेकिन सदर को संगे बुनियाद रखने की तकरीब से दूर रखा गया और अब वो इफ्तिताही तकरीब का भी हिस्सा नहीं है। हुकूमत का ये मनमानी फैसला बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इससे कबल 4 शुबे को बीजू जनता दल यानी BJD, जिसकी क़यादत उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने की थी, उन्होंने दारुल हुकूमत में नई तामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत का ऐलान किया था। इसी तरह आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी शिरकत का ऐलान किया, जबकि हम ख्याल अपोजिशन की 19 जमातों ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत वाली हुकूमत में पार्लिमानी जमहूरियत पर हमला हुआ है और नई इमारत की तामीर में अपोजिशन जमातों से कोई मुशावरत नहीं की गई। इसीलिए हम ख्याल जमातों ने
नई पार्लियामेंट की इफ्तिताई तकरीब का इज्तिमाई बाइकआउट करने का फैसला क्या है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमेरात को कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों न करके उनका हक गजब किया है और पार्लिमानी निज़ाम को तबाह किया है। खड़गे ने कहा कि मोदी जी पार्लियामेंट जमहूरियत का मंदिर है जिसे अवाम ने कायम किया। सदर जमहूरिया का ओहदा पार्लियामेंट का पहला हिस्सा है। आपकी हुकूमत के गुरूर ने पार्लिमानी निज़ाम को तबाह कर दिया है। कांग्रेस के सदर ने कहा कि मुल्क के 140 करोड़ अवाम जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के हिंदुस्तान के सदर के हक को छीनकर आप क्या जाहिर करना चाहते हैं। इस दौरान पार्टी की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि सदर जमहूरिया को नई पार्लियामेंट के इफ्तिताही प्रोग्राम से दूर रखना गलत है। यह उनकी बहुत बड़ी तौहीन और जमहूरियत पर हमला है। कांग्रेस ने जुमेरात को एक बार फिर नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि यह खुद की तशकीर के लिए एक फर्द का तकब्बुर है जिसने सदर द्रौपदी मुर्मू को 28 मई को पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करने के आईनी इख्तियार से महरूम कर दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने कल रांची में झारखंड हाईकोर्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। ये एक आदमी का तकब्बुर और खुद की तशहीर करने की ख्वाहिश है जिसने 28 मई को नई दिल्ली में पहली कबायली खातून सदर को नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने से महरूम कर दिया है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के स्टडी के मुताबिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीजों के लिए फोर्टिफाइड चावल नुकसानदा है। बगैर किसी गाइडलाइंस के हुकूमत की तरफ से बोरी भेज दी जाती है बिना ये बताए कि चावल किसे खाना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के जरिए से ये फैसला नहीं लिया गया और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट छापी है। हम और आप जानना चाहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री के मन में क्यों आया, अचानक एक दिन उठे और कहा कि साहब अब फोर्टिफाइड राइस खाया जाएगा। नीति आयोग कुछ भी कहे, स्वास्थ्य की बाकी एजेंसियां कुछ भी कहें, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया, हो गया। तो इस सवाल का जवाब कि प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों सोचा और क्यों कहा, इसका जवाब आपको नेदरलैंड में मिलेगा। नेदरलैंड की एक कंपनी है रॉयल डीएसएम। रॉयल डीएसएम पिछले 1.5 साल में हिंदुस्तान में एक बड़ा प्लांट भी लगा चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान के राजा ने घोषित कर दिया कि फोर्टिफाइड राइस चलेगा, तो तुरंत हैदराबाद के पास एक प्लांट लग गया। 1800 करोड़ का ये बिजनेस है फोर्टिफाइड राइस का। अब रॉयल जीएसएम भारत सरकार के नीति निर्धारकों तक कैसे पहुंचा, यह बड़ा रोचक तथ्य है। ये उसी रास्ते से पहुंचा जिस रास्ते का मैं अभी जिक्र कर रहा था, कंसल्टेंट्स। मोदी सरकार को एलर्जी है एनजीओ से, ये तो हमने और आपने सबने देखा, लेकिन एलर्जी नहीं है कुछ एनजीओ से। ये इन कंसल्टेंट से या इन एनजीओ से कोई एलर्जी नहीं है जो जीएसएम रॉयल डीएसएम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 6 ऐसी संगठन, देयर आर 6 ऑर्गेनाइजेशंस which are either partnered with Royal DSM or funded by Royal DSM or there is a collaboration with Royal DSM। ये 6 ऐसी संस्थाएं भारत के मंत्रालय के भीतर बैठकर एक रिसोर्स सेंटर बनाया गया पीयूष गोयल जी की मंत्रालय द्वारा। उस रिसोर्स सेंटर के भीतर बैठकर यह नीति तय की कि फोर्टिफाइड राइस इस देश में अब मैंडेटरी होगा, वही बंटेगा, वही बिकेगा। आप सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत छोटी बात हो जाती है। मैं कंपनी चलाता हूं, संजीव एनजीओ चलाता है, संजीव के एनजीओ को मेरी कंपनी से पैसा मिलता है और संजीव का एनजीओ सरकारों में जाकर बोलता है कि साहब आपको ये वाला चावल
कौन सा चावल? जो मेरी कंपनी बनाती है। ये चावल आपको कंपलसरी कर देना चाहिए। छोटा लब्बो लबाब इस पूरी कहानी का ये है। ये है हमारा अमृतकाल। इस अमृतकाल में बच्चों को, गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को विश दिया जा रहा है और इसको अमृतकाल बताया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों की यात्रा के बाद जुमेरात की सुबह दिल्ली लौट आए। पालम एयरपोर्ट पर पार्टी सदर जेपी नड्डा ने उनका इस्तकबाल किया। यहां उन्होंने कहा कि जमहूरियत की आत्मा क्या होती है, जमहूरियत का मतलब क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में हुए हिंदुस्तानी इवेंट को देखकर समझा जा सकता है। वो बोली कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियन कम्युनिटी के बीच जो तकरीब हुई उसमें वहाँ के पीएम, साबिक पीएम, बरसर इख्तियार पार्टी के एमपीज और अपोजिशन के एमपीज भी शामिल हुए। ये वहाँ की जमहूरियत है। इस इवेंट में इख्तियार और अपोजिशन दोनों ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी को एहतराम दिया है, एजाज दिया है। दरअसल 4 नवंबर को कांग्रेस समेत 19 पार्टियों ने मुल्क की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की इफ्तिताह के बाइकआउट का ऐलान किया था। इन पार्टियों ने कहा कि अब जमहूरियत की आत्मा ही निकल गई है, तो नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती। पीएम की तकरीर को इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। वंदे भारत ट्रेन के देहरादून से दिल्ली के दरमियान सिर्फ 5 स्टॉपेजेस होंगे। उनमें हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मीरठ शामिल हैं। ट्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा होगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये ट्रेन देवभूमि के लिए एक अजीम तोहफा है, जो रियासत की हमाजत तरक्की, जिससे रियासत को हमाजत तरक्की की रफ्तार मिलेगी। साथियों, उत्तराखंड देवभूमि है। मुझे याद है, मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था, तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। ये इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है। और मेरा तो विश्वास है, ये देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। अगर हम अभी ही देखें तो 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या हर वर्ष
पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हैं, नया रिकॉर्ड बना देती हैं। अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। हरिद्वार में होने वाले कुंभ और अर्ध कुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। हर वर्ष जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें भी लाखों करोड़ों लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। देश में ऐसे राज्य कम ही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात के रोज आसाम में कामरूप जिले के श्रीमद शंकरदेव कला क्षेत्र में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की वर्चुअली बुनियाद रखी। साथ ही यूनिवर्सिटी के टेम्पररी कैंपस की शुरुआत की। यह कैंपस गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में होगा। इसके बाद वजीर दाखिला ने 44,703 नौजवानों को नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। यह प्रोग्राम गुवाहाटी के खानापुर वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। इन सभी नौजवानों का सिलेक्शन उनकी काबिलियत की बुनियाद पर एक प्रोसेस के जरिए से किया गया है। इसका उद्घाटन करें। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी। आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया। उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया। उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है। ये लोकतंत्र है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमेरात को कहा कि सरहदों पर दोहरे खतरे के पेश नज़र फौज का जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होना ज़रूरी है और इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और तरबियती दुनिया यानी अकेडमियों के बीच तालमेल और शराकत दारी का अहम किरदार है। राजनाथ सिंह ने आज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और तरबियती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि DRDO खुसूसी तौर पर दिफा से मुतालिक टेक्नोलॉजी तैयार करता है, लेकिन उनमें ज़्यादातर टेक्नोलॉजी रिसर्च के नतायज से पैदा होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह DRDO अकेडमियों के दरमियान शराकत दारी होगी तो DRDO दोहरे इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी की तरफ मजीद आगे बढ़ेगा। ये शराकत दारी में जितना इजाफा होगा उतना ही तनासुब में हिंदुस्तान रिसर्च सेक्टर में इजाफा होगा। दोनों शोबों में साइंस को जाती सतह और तंजीम की सतह पर भी जुड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। हिंदुस्तानी बहरिया ने गुज़िश्ता रोज एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। हिंदुस्तानी बहरिया की तारीख में पहली बार MiG-29 ने INS विक्रांत पर रात की तारीकी में कामयाब लैंडिंग की। हिंदुस्तानी बहरिया ने इस कारनामे के बाद कहा कि बहरिया की खुद कफीली की बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस तारीखी वाक़े को खुद कफील हिंदुस्तान की सिमत में मज़ीद कदम करार दिया। तारीकी में INS विक्रांत पर MiG-29 की लैंडिंग से मुतालिक मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए
इसके लिए हिंदुस्तानी बहरिया को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि काबिल जिक्र हुसूलियाबी वो विक्रांत पायलट टीम और बहरिया के पायलट्स के हुनर, उनके अज़ाइम और हिम्मत का सबूत है। हिंदुस्तानी बहरिया ने इस सिलसिले में ट्वीट करके कहा कि यह चैलेंजिंग नाइट लैंडिंग ट्रायल INS विक्रांत की पायलट टीम और बहरिया के पायलट्स की सलाहियत का इजहार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची के दूसरे कॉन्वोकेशन में शामिल हुई। इस तकरीब में JUT सभागार नामकुम में ये शुरू हुआ। वहाँ 109 तलबा को सदर जमहूरिया ने डिग्री तकसीम की। IT सेक्टर का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1998 में IT क्षेत्र का भारत के DGP में योगदान 2% से भी कम था और आज लगभग 9% है। भारत का IT क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। इंटरनेट पेनेट्रेशन के बढ़ते हुए हमारे युवा अपने लिए उपलब्ध नौकरियां और अवसरों के बारे में अधिक जागरूकता हो रही है। आज छोटे शहरों और कस्बों में रहने वाले युवक और युवतियां डेटा साइंटिस्ट, न्यूरोसर्जन, पर्यावरण इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये बदलाव पूरे देश में हो रहा है। इसके लिए हम बहुत गौर से कह सकते हैं कि इंडिया आगे बढ़ रहा है। कुछ वर्ष बाद इस तरह की और अधिक प्रभावी परिवर्तन होना तय है। भारत में अब 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पूंजीकृत हो चुका है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम पहले से ही स्मार्ट उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। लेकिन दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज NCP के सदर नशीन शरद पवार से मुंबई में मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान भी थे। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और कहा कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकज़ी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है। केजरीवाल इस ऑर्डिनेंस की मुखालिफत में अपोजिशन पार्टियों की तायद हासिल कर रहे हैं और NCP सदर शरद पवार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का यह ऑर्डिनेंस रियासती हुकूमत के अख्तियारात पर हमला है। ये समय है प्रजातंत्र से बचाने की, पार्लियामेंट से डेमोक्रेसी से बचाने की और आम जनता को बहुत लेकर अपनी सरकार बनाने का जो अधिकार है, कि आम जनता की वोट देने का अधिकार वो बचाने के लिए आज अरविंद जी इसलिए मानता हूँ कि हाँ ये सवाल पीढ़ी का या आपका नहीं, ये सवाल देश में ये गवर्नमेंट को राज चलाने का जो अधिकार लोगों ने दिया है, इस पर हमले हुए हैं तो उससे बचाने का सवाल है। और इसलिए मेरी पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है। दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना देती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेजते उनके विधायकों को डरा के धमका के पार्टी को तोड़ के सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल साहब और एनसीपी के नेता और देश के बड़े नेताओं में
जिनका शुभारंभ हुआ है माननीय शरद पवार जी, अपनी पार्टी के राज्यसभा के साथी सभी मीडिया वाले साथी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोलना, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, इन्होंने बोल दिया है। मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन अगर अंदर एक झांक अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी डे बाय डे ये हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की। चाहे वो मीडिया के जरिए करवा रहे हों, चाहे वो किसी को एमएलए को वोट के खरीद के करवा रहे हों, चाहे किसी को गिरफ्तार करके सीबीआई की कैसे करवा रहे हैं। जो गवर्नर है देश में वो स्टार्ट में कर चुके हैं बीजेपी के, और जो राजभवन है वो इनके हेड ऑफिस कर चुके हैं बीजेपी के। गवर्नरों से हर रोज हिसाब मांगा जाता है कि कितनी बार काम किया आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को। दिल्ली के साबिक वजीर और आम आदमी पार्टी के क़ायद सत्येंद्र जैन जुमेरात की सुबह तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े। उन्हें सुबह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उन्हें फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। तिहाड़ के अहदेदारों ने बताया कि जुमेरात की सुबह करीब 6 बजे सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल की नंबर 7 के मेडिकल इंस्पेक्शन रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर पड़े। वहां उन्हें कमजोरी की शिकायत के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। शुरुआती जांच में उनके जिस्म के सभी आज़ा ठीक से काम करे, लेकिन जैन ने पीठ, बाएं पैर और कंधे में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। एक हफ्ते में तीसरी बार है जब जैन को अस्पताल लाया गया। इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल लाया गया था। कर्नाटका के वजीर आला सिद्धारामैया और डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार ने जुमेरात को कर्नाटका के इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला और पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग की। पार्टी के वॉर रूम 15 गुरुद्वार रकाबगंज रोड में हुई मीटिंग में स्टेट कैबिनेट की तौसीफ पर बातचीत हुई। इससे पहले सिद्धारामैया और डीके ने वेणुगोपाल के साथ उनकी रिहाइशगाह पर बातचीत की। दोनों कायदीन आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दीगर कायदीन से भी मुलाकात कर सकते हैं। मणिपुर में मैतेई तबके को एसटी का दर्जा दिए जाने के खिलाफ 3 मई से शुरू हुई तशद्दुद 20 दिन के बाद आज फिर भड़क गया। बिशनापुर जिले के त्रिंगला ओवी गांव में कर्फ्यू में ढील देते ही तशद्दुद के वाकयात पेश आए। दरअसल मुश्तबा की लोगों ने मंगल को 3 मैतेई घरों को आग के हवाले कर दिया था। इस वाकये का बदला लेते हुए दूसरे तबके ने भी 4 घर जला दिए। फिर हथियारों से लैस लोगों ने विष्णुपुर के मोइरंग के कुछ गांव में हमला किया। हंगामे का शोर सुनकर मोइरंग के रिलीफ कैंप के कुछ लोग बाहर आए। इस बीच तोयजाम चंद्रमणि नाम के नौजवान को पीठ में गोली लगी, जो सीने से होकर निकल गई। जानकारी मिलते ही असम राइफल्स के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने मैतेई नौजवान को भगाते हुए तशद्दुद बढ़ने से रोक दिया। मशहूर और मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें लखनऊ के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया और वो फिलहाल आईसीयू में जेर इलाज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुनव्वर राना की हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर की सपोर्ट पर रखा गया। इसकी इत्तला उनकी बेटी समिया राना ने दी। मुनव्वर राना की साहिबजादी समिया राना ने वीडियो पैगाम के जरिए वालिद की खराब सेहत की इत्तला दी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद की तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही है, लेकिन अब हालत ज़्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 2 और चीतों की मौत हो गई। जुमेरात को मादा चीता ज्वाला के 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इससे पहले मंगल को एक और बच्चे की मौत हुई थी। चीता ज्वाला ने 27 मार्च को 4 बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से अब एक ही बच्चा बचा हुआ है। कुनो में 2 महीने में 6 चीतों की मौत हो चुकी है। पीसीसीएफ जेएस चौहान ने बताया कि कुनो नेशनल पार्क में एक बच्चे की मौत हुई है और इन सब का इन पर काफी गहरी नजर रखी हुई है। पहली बार मंगल ग्रह यानी मार्स से जमीन पर सिग्नल भेजा गया। यह सिग्नल किसी एलियंस ने नहीं बल्कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर इसने भेजा है। ये सिग्नल मार्स के ऑर्बिट में घूम रहे टीजीओ ने 24 मई को रात 9 बजे भेजा, जो 16 मिनट बाद जमीन पर रिसीव हुआ। ये एक्सपेरिमेंट
असाइन इन स्पेस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि अगर किसी दूसरे प्लैनेट या एस्ट्रोलॉजिकल सिविलाइजेशन से हमारी ज़मीन पर कोई सिग्नल भेजा जाएगा तो उसे हम रिसीव कर पाएंगे या नहीं। टीजीओ से भेजे गए सिग्नल को वेस्ट वर्जीनिया के ग्रीन बैंक टेलीस्कोप, इटली के मेडिसिना रेडियो एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन, कैलिफोर्निया के एलन टेलीस्कोप एरे और न्यू मैक्सिको के वेरीलॉज एरे ने रिसीव किया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।